अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जिसका असर हमें कमोडिटी मार्केट्स पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एनर्जी और मेटल्स पैक में न सिर्फ कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, बल्कि किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया, निर्मल बैंक कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह, एबांस ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अभिषेक बंसल और कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और इस साल में अब तक हम 5 यूएस फेड की इंटरेस्ट रेट हाइक्स देख चुके हैं और पिछली 3 तो 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक्स रही हैं। और जिस तरह की स्टेटमेंट और प्रोजेक्शंस हमने यूएस फेड की तरफ से आते हुए देखे हैं, माना यह जा रहा है कि ये साल खत्म होते होते तक 4.4% और अगले साल तक 4.7% तक की रेट हाइक हम यहां पर देख लेंगे, जो अब 3.25% के आसपास है। यानी कि आगे यहां पर अग्रेसिव रेट हाइक्स रह सकती हैं। कितना असर इसका हम यहां पर कमोडिटी बाजार पे पड़ता हुआ देखेंगे और इस रेट हाइक से अगले रेट हाइक तक कमोडिटी मार्केट्स की क्या स्थिति रह सकती है, कैसे करें आप कारोबार, बताने की आज यहां पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले कमोडिटी दर कमोडिटी यहां पर मूव कर लेते हैं और सोने चांदी में हमने एक मुनाफा वसूली यहां पर आते हुए देखी। 75 बेसिस पॉइंट बाजार फैक्टर इन कर चुका था, लेकिन कुणाल, यहां से अब नवंबर दिसंबर में जो रेट मीटिंग्स हैं, बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कैसे किया जाए यहां पर सोने चांदी में कारोबार? आई थिंक कल जो एफओएमसी मीटिंग के बाद जो स्पीच थी उसमें पावेल साहब से दो चीज क्लियर आ गई। पावेल साहब ने बोला कि आगे जाके जॉब मार्केट, लेबर मार्केट वो कमजोर होने वाला है, और दूसरा चीज जो उन्होंने कहा वो हाउसिंग मार्केट में भी हम एक स्लो डाउन देखने वाले हैं, हाउसिंग के प्राइस भी नीचे आने वाले हैं, और आगे जाके यूएस का इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस कम कर दिए गए हैं। सो ये सब इंडिकेट करता है कि नो मैटर व्हाट, डॉलर इंडेक्स यहाँ से 113 होता है, 115 होता है, इट डजंट मैटर, इट मींस बुलिश सिग्नल फॉर गोल्ड। सो मेरी राय में ब्याज दर जब बढ़ती है तब गोल्ड के भाव नीचे आने चाहिए। ये नैरेटिव ऑलरेडी प्ले हो चुका है। गोल्ड लास्ट 3 महीने में है, आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली $1650 आ गया, जो ऊपर में $1800 चल रहा था। सो यहाँ से जो वॉर का जो सिनेरियो बन रहा है, रशिया इज बीइंग मोर अग्रेसिव, चाइना इज आल्सो बीइंग मोर अग्रेसिव, ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में तेजी हो जाएगी। गोल्ड बहुत बुलिश लग रहा है मुझे। यहाँ से मंदी मैक्सिमम 700-800 रुपए की आ सकती है। M6 पॉइंट ऑफ व्यू से 49,000 से मुझे नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है गोल्ड। और ऊपर में कहाँ भी आपको शॉर्ट टर्म में अगर आप 1 महीने के लिहाज से देखते हैं या 2 महीने के लिहाज से देखते हैं, तो गोल्ड इज पॉइज्ड टू टेस्ट अगेन 51,000 काइंड ऑफ लेवल्स, और कॉमिक्स में 1835 1840 के लेवल्स टेस्ट कर लेगा। ऑलराइट, तो 1650 तक के लोज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। ऑफकोर्स थोड़ा सा पेन यहाँ पर शायद अभी भी रह सकता है क्योंकि रेट हाइक्स की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये खरीदारी के बेहतर मौके हो सकते हैं। अभिषेक, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 20 साल के हाइस पर है और जैसे कुणाल ने कहा कि यहाँ से भी जिस तरह का बाजार है, 111 के स्तर तो हमने क्रॉस किए हैं, 113, 114, 115। आई मीन इट्स अ गेस वर्क राइट नाउ, क्योंकि बाजार कैसे यहाँ पर रिएक्ट करेगा। जो डॉलर की चाल है और जो हमने सोने चांदी में व्यूज आते हुए देखे हैं, आप क्या राय देंगे? नमस्कार मनीषा। नहीं, मैं सहमत करता हूं कुणाल शाह की बात से कि ये जो अभी ब्याज दरें जो बढ़ रही हैं और उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर जो घट रहा है, मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स को बाय करने के लिए, टू बाय एट डिप्स। यही स्ट्रैटेजी मेंटेन रखनी चाहिए सोने चांदी में, बाय एट डिप्स, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सिनारियो है लगभग फैक्टर्ड इन हो चुका है और हमको लगभग पता ही है कि 4 सवा 4 तक परसेंट तक ब्याज दरें हो जाएंगी इन 2023। तो मुझे लगता है मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया होगा। और अब जब कल भी मिस्टर पुतिन का एक मैसेज था कि ही वांट्स टू गेट एग्रेसिव ऑन यूक्रेन के ऊपर, और चाइना और ताइवान का भी लफड़ा चल रहा है और वहां पे यूएस बोल रहा है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे। सो देयर आर जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और रशिया वांट्स टू गो एग्रेसिव ऑन यूक्रेन। और मुझे लगता है ठंडियों में पुतिन एक फाइनल चांस लेंगे टू प्रेशराइज यूरोप, बिकॉज वहां पे गैस की उस समय दिक्कत होगी और वो उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एक फाइनल ट्रम्प कार्ड रशिया विल प्ले विथ यूक्रेन इन द विंटर्स टू टेस्ट यूरोप एंड यूके। तो मुझे लगता है उस समय गोल्ड और सिल्वर में आपको तेजी बनती दिख सकती है। सो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कीप बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर, जैसे जैसे भाव घटते हैं उस हिसाब से। धर्मेश, सोना और चांदी दोनों खरीदना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से आपकी कोई फेवरेट पिक होगी तो वो क्या होगी और किस तरह के प्राइसेस आप देखते हैं अब इस साल खत्म होते होते तक?
देखिए मेरे हिसाब से मैं दोनों में काफ़ी बुलिश हूँ। मैं सहमत हूँ दोनों निवेशकों से। एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में यहाँ से काफ़ी अच्छी एक रिलीफ रैली और मार्केट थोड़ी-सी फर्मनेस आ सकती है। मैं ज़्यादा करके चाँदी की तरफ बेट करूँगा। अगर आप चाँदी देखें तो चाँदी में डाउनसाइड रिस्क काफ़ी लिमिटेड है। कोविड के टाइम चाँदी ऑलमोस्ट $13-14 हो गई थी। उसके बाद में मार्केट अभी फिर से 17 साढ़े $17 से एक रिलीफ रैली दिखा चुका है, पर $20 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा। फंडामेंटली, टेक्निकली दोनों साइड में मुझे लगता है कि चांदी विल बी द बेटर बेट, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट अगर घूमता है और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी-सी भी गिरावट आनी स्टार्ट होती है, तो चांदी आपको काफ़ी मुनाफे के सौदा दे सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी वोलेटिलिटी होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चांदी में बेट करें। चांदी फिर से अपसाइड अराउंड 3 से 4,000 की रैली आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म 1 से 2 महीने के अंतराल में दिखा सकते हैं, अगर मार्केट स्टेबल हुआ तो। प्लस रुपया भी वीक हो रहा है, उस कारणवश आपको डबल इम्पैक्ट मिलेगा, जबकि एमसीएक्स में तेजी से चांदी बढ़ेगी। तो मैं चांदी की तरफ बेट करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा निवेशकों को कि मे बी आप दिसंबर एक्सपायरी तक अपनी पोजीशंस में लॉन्ग रहे। यहाँ से एटलीस्ट $21-22 तक की रैली आपको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में एटलीस्ट ₹5,000 की रैली आपको देखने मिल सकती है। रवि, आप कैसे देखते हैं करंट बाजार यहाँ पर, और एक रुपये पर भी कॉन्वर्सेशन आप सभी से करना चाहेंगे। आप जिस तरह का डिक्लाइन हमने रुपए में इस हफ्ते में आता हुआ देखा है, पिछले एक महीने में भी आता हुआ देखा है, क्लियरली 80 के स्तर बहुत आराम से टूटते हुए नजर आए हैं, और जिस तरह से बाकी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज या डेवलप मार्केट करेंसीज को हम देखें, उस लिहाज से उस कंपैरिजन में रुपए में जो गिरावट है वो थोड़ी कम है। आपको लगता है आने वाले समय में, क्योंकि अब हम एक फैक्टर इन कर रहे हैं कि डॉलर तेज होगा, रेट हाइक्स और यहाँ पर आएंगी, एफआईआईज में हमने यहाँ पर भारतीय बाजारों में सेल ऑफ आते हुए देखा है, और काफ़ी हद तक जो कमोडिटीज़ हैं वो रुपए की चाल को यहाँ पर फॉलो करेंगी, कैलकुलेशंस हम यहाँ से आता हुआ देखते हैं। जरूर से आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जो रुपये है वो आउट परफॉर्म कर रहा है और हमारी इकोनॉमी भी आउट परफॉर्म कर रही है, क्योंकि अगर हम जीडीपी इन्फ्लेशन का डिफरेंशियल देखें तो चाइना के अलावा कोई भी, हम चाइना एंड इंडिया, ये दोनों के अलावा कोई बड़ी इकोनॉमी नहीं है जो अभी पॉजिटिव स्प्रेड में चल रहे। सारे नेगेटिव में चल रहे हैं, मीन्स के सारे के इन्फ्लेशन जीडीपी ग्रोथ से कई ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कि एज ए इकोनॉमी काफी हमारे लिए पॉजिटिव है। हालांकि रुपये वीक हुआ, उसका बेसिक रीजन जो लास्ट मोमेंट में हुआ, उसका रीजन ये है कि आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व थी वो हायर लेवल पे 650 के करीब पहुंचना आई थी, वो अभी कम होके अभी नीचे 560 के 550 के करीब पहुंच चुके हैं। तो बेसिक ये रीजन है जिस हिसाब से आरबीआई का जो इंटरवेंशन है जो फॉरेक्स मार्केट में होना चाहिए, इतना इंटरवेंशन आरबीआई की ओर से अभी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा रीजन है। अदरवाइज हम अभी भी पॉजिटिव है। वैसे पीयर्स से देखे तो वॉन हो या चाइनीज युआन हो, सारे के सामने हम अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा, क्योंकि एफआईएस का जो सेल ऑफ था वो थोड़ा पैनिक था। बट अगर 81 के पास रुपये हुआ तो एफआईएस को भारतीय मार्केट से बेच के लॉस होगा। तो मुझे लग रहा है कि एफआईएस का सेल ऑफ भी यहाँ पे कम होना चाहिए। आते हैं बुलियन मार्केट पे। बुलियन मार्केट में मुझे लग रहा है कि वैसे पॉसिबिलिटीज पॉजिटिव साइड ज्यादा दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी हार्श आना था, जो भी नेगेटिव आना था, ये पॉलिसी में आ चुका, और अभी नवंबर के फर्स्ट वीक तक कोई बड़ी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कोई बड़ी पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं है। तो मार्केट ने ये थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर लिया है। तो अभी जो 2 इयर्स की बॉन्ड यील्ड है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए वहां पे ट्रेड लेना है। मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट फेड की पॉलिसी तक, जो नवंबर की पॉलिसी है, तब तक जो गोल्ड है वो 50,250 50,400 तक, और जो सेकंड दिसंबर वाली पॉलिसी है तब तक 51,400 तक के लेवल गोल्ड में आते हुए दिख सकते हैं। चांदी में वोलेटिलिटी अच्छी है, एंड साथ में काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद जो गोल्ड सिल्वर रेशियो ओवरसोल्ड हो चुका था, वहां से अभी बाहर निकल चुका है। तो मुझे लग रहा है वहां पे एक अच्छा मोमेंटम 61,000 तक दिखना चाहिए। शॉर्ट टर्म एक आध महीने में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट टिल द पॉलिसी ऑफ, आई थिंक जो दिसंबर वाली फेडरल रिजर्व की पॉलिसी है उसके पहले इंटरनेशनल मार्केट में 20 के लेवल पार होते हुए दिख सकते हैं, और डोमेस्टिक मार्केट में 54,400 तक के लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जी हाँ, काफ़ी हद तक जो सिटी, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, उनका भी यही मानना है कि जहां पर हम फिलहाल खड़े हैं, ये साल खत्म होते होते तक सोना चांदी दोनों ही यहाँ पर एक बेहतर लेवल्स पे आपको बंद होते हुए नजर आएंगे, यानी कि यहाँ से ऊपर बंद होते हुए नजर आएंगे। ऑलराइट, बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उठापटक जारी है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर रेट हाइक्स की नहीं है, लेकिन जो रियल एस्टेट इश्यूज चाइना में हैं, हाउसिंग नंबर्स हमने जो यूएस की तरफ से आते हुए देखे हैं, वो सभी ऑन द वीकर साइड रहे हैं, और उसका प्रेशर यहाँ पर मेटल्स में है। कुणाल, आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं मेटल्स को, और यहाँ पर आप काफ़ी सटीक सलाह भी देते हुए नजर आए हैं। कैसे देखते हैं आप अब इस साल के अंत तक मेटल्स को परफॉर्म करता हुआ, दोनों ही रेट हाइक्स को मद्देनजर रखते हुए? मेटल्स में कोई तेजी नजर नहीं आ रही है। मेटल सेल ऑन राइज ही रहेगा,
मेटल्स में जैसे आपने यूएस में हमने कल पावेल साहब ने बोला है कि वहां पे स्लो डाउन चालू है। यूरोप में हालत खराब है, सब इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। चाइना में इवन दो गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद स्टिमुलस पैकेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैकेज दे रहा है, बट द फैक्ट इज पहले की तरह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पहले हो ही नहीं सकती है। लोग, द पीपल हैव लॉस्ट हाईएस्ट मनी इन द हाउसिंग सेक्टर इन लास्ट 2 years। तो अभी कोई फिर से हाउसिंग में रॉबस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला है। तो ये सब चीज देखते हुए इतना समझ में आ रहा है कि मेटल्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा वो डिमांड कंसर्न्स का है। चाइना जो 50% ऑफ द मेटल्स कंजम्पशन कंज्यूम करता है उसका हालत खराब है, और जो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है यूएस, उसमें भी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होने वाली है। तो मेटल्स में फंडामेंटली तेजी नहीं हो सकती है। छोटे मोटे न्यूज बेस्ड उछाले आते रहेंगे मेटल्स में, बट ओवरऑल डायरेक्शनल व्यू इज सेल ऑन राइज। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं, और आपकी भी अगर बिकवाली की राय है तो ईयर एंड तक कितनी परसेंटेज पॉइंट से गिरावट देख पाएंगे हम? देखिए, मैं भी कुणाल से काफी सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आप बेस मेटल काउंटर में रख सकते हैं। स्पेशली मैं कॉपर की तरफ बेट करूंगा, डॉक्टर कॉपर जो कहते हैं। अगर आप देखिए पिछले टाइम जो फॉल हुआ था, ऑलमोस्ट 615 तक के फॉल्स मार्केट में दिखा चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये गिरावट जारी रहेगी। सिर्फ यहाँ पे ये हो रहा है कि बिकॉज रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो इतनी गिरावट आपको देखने नहीं बनी, बट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अभी भी काफी प्रेशर है, कंजम्पशन इतना हाई है नहीं। और एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पे अगर मार्केट और स्लो डाउन होता है और इंटरेस्ट रेट और बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग काफी हाई हो जाएगी। काफी सारे बड़े जो कंपनीज है वो स्लो डाउन में आ जाएंगे क्योंकि बोरोविंग कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी। तो प्राइस में यहाँ पे प्रेशर आने की संभावना काफी हाई है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कॉपर 600 के स्तर भी आगे चल के ब्रेक करेंगे। अभिषेक, आपकी क्या टॉप ट्रेड होंगी यहाँ पर मेटल्स में? हालांकि मैं अग्री करता हूँ, कॉपर और जिंक में मेरे को ज्यादा तेजी की गुंजाइश दिखती नहीं है, बट निकल में मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, बिकॉज निकल मुझे फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लगती है एज अ कमोडिटी। और ये जो भाव हमें दिख रहे हैं, लाइक अभी तो थोड़ा तेज हो गया है, हमें $25,000 पर टन का भाव है निकल का, बट फंडामेंटली शॉर्टेज है निकल की वर्ल्ड में। और अगर हम ईवी स्टोरी को प्ले आउट करना है, जो आज से 5 साल पहले से हमारी बात चल रही है, तो उतना निकल है नहीं। तो मुझे लगता है अगर बाजार घटता है, जो कि बेस मेटल्स का बाजार एक मंदी के उसमें जा रहा है, बिकॉज इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, डिमांड इतनी नहीं है, तो उस समय आपको निकल में इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और $20,000 प्रति टन पे अगर आपको निकल मिल रही है, या 20-22 हजार के बीच में, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छे स्तर होंगे निकल में इन्वेस्ट करने के लिए। जी हाँ, अगर ईवी स्टोरी को देखा जाए और जिस तरह की निकल की सप्लाईज हैं बाजार में, वो एक मेटल है जो एक्चुअली हमने वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ एंड वाईटीडी भी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते हुए देखा है, तो वो उस मेटल पर यहाँ पर नजर होनी चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट्स का यही नजरिया है कि सोने चांदी में खरीदारी के मौके मिलेंगे, डॉलर इंडेक्स तेज रह सकता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कंसर्न्स चलती रहेंगी और उसका एक असर डाउनसाइड के तौर पर हम बेस मेटल्स पे आता हुआ देखेंगे। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, क्योंकि ये एक फैक्टर है, ये एक सेगमेंट है जो पूरी इकोनॉमी हिलाने की तादाद रखता है। रुपया हो या इकोनॉमी हो, एक जो बड़ा इंपोर्टर देश है इंडिया जैसा, उस पर काफी बड़े इंपैक्ट्स यहाँ पे पड़ सकते हैं। तो कैसे रह सकते हैं प्राइसेस, इस ब्रेक के बाद करेंगे डिस्कस। कच्चे तेल में इस साल अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर रेट हाइक्स हैं, बाजार को लगता है कि ग्लोबल डिमांड में यहाँ पर फर्क पड़ सकता है और सरप्लस की बातें अब इस क्वार्टर में भी की जा रही हैं। धर्मेश, लगातार गिरावट हमने मंथ ऑन मंथ और हर अगर आप रेट हाइक देखें उस महीने में कुछ और गिरावट यहाँ पर कच्चे तेल में बनती हुई नजर आई है। करंट लेवल से साल खत्म होता होता तक आपका क्या व्यू है, प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं? देखिए, नो डाउट मार्केट में काफी अच्छी मंदी आई है। प्राइस ऑलमोस्ट $129 से ऑलमोस्ट $80 के लेवल पे आके रुका हुआ है। करंट सिनारियो से मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी स्टैग्नेंसी आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि आगे चल के नवंबर दिसंबर काफी ठंडी का माहौल रहेगा और वो टाइम पे मेजर कंजम्पशन होंगे। यहाँ पे सप्लाई कंस्टेंट तो है ही, बट अगर आप देखिए तो इकोनॉमी अगर स्लो डाउन भी होती है तो उस कारणवश ऑलरेडी मार्केट ने फैक्टर इन कर चुके हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, उस कारणवश सारे कमोडिटी रेड जोन में आ गए। बट अगर इंटरेस्ट रेट अगर आगे जाके मार्केट फ्लैट होता है और अगर डॉलर इंडेक्स रुक जाता है तो सबसे पहले जो कमोडिटी भागने लगेगी वो है कच्चा तेल, क्योंकि अभी भी जो जुगलबंदी चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच में, और अभी ताइवान का इशू चल रहा है चाइना के साथ, तो वहां कहीं ना कहीं कच्चे तेल में यहाँ पे ऐसे काफी सप्लाई असर होने की गुंजाइश काफी हाई है। प्लस ओपेक भी काफी हाई लेवल पे है कि अभी अपनी प्रोडक्शन स्लो डाउन कर लेंगे, तो ये कमोडिटी स्टेबल हो जाएगी $80 पे। और मुझे लगता है कि फिर से यहाँ से अच्छी खासी एक बाउंस बैक रैली आनी चाहिए, जो अराउंड 90 साढ़े $95 तक के लेवल्स के लिए मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो एटलीस्ट 400 से 500 रुपए की रैली आपको करंट लेवल से नवंबर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट तक देखने मिल सकती है। रवि, आपको भी लगता है कि एक बॉटम के करीब है हम कच्चे तेल में?
जरूर से प्राइसेस थोड़े बॉटम के करीब है। हालांकि शॉर्ट टर्म में जो सेंट्रल बैंकर्स के एक्शन है, सारे जो बैंक ऑफ जापान के अलावा जो सारे बड़े सेंट्रल बैंकर है, उसका एम इकोनॉमी को स्लो डाउन करने का है, तो ये एम पे डिमांड कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। हालांकि सप्लाई इशू ज्यादा फोकस में रहेंगे, क्या नेचुरल गैस के ऊपर, क्या एनर्जी के ऊपर यूरोप एंड रशिया के बिटवीन डील होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये विंटर का रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में थोड़ा बहुत प्राइसेस रेजिस्टिव रह सकते हैं, थोड़ा बहुत प्राइसेस फॉरेस्ट से नीचे 6500 6600 तक के लेवल्स पे सस्टेन रह सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि जैसे ही विंटर पे जाएंगे, ऐसे प्राइसेस में मैं एक अच्छा उछाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक दिसंबर तक में प्राइसेस में अपर साइड 7240 तक के लेवल डोमेस्टिक मार्केट में, एंड ब्रेंट की बात करें तो मैं वहां पे 102 104 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बेसिक रीजन है कि अगर नेचुरल गैस पे सहमति नहीं बन पाई, तो मेरा मानना है कि एक अच्छा एनर्जी में उछाल आपको नवंबर दिसंबर में आता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस में सप्लाई इशू की वजह से और तेजी दिखनी चाहिए। नियर टर्म थोड़ा हेडविंड्स रह सकता है। ऑलराइट, यानी कि नियर टर्म में कुछ प्रेशर है, लेकिन साल खत्म होते होते तक एक रीबाउंड देखने को मिलेगा, यानी कि 90 और 100 की बात यहाँ पर ज़्यादा की जा रही है और 80 की कम। अभिषेक, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भारतीय बाजारों को एक बहुत बड़ा प्लस इस लिहाज से मिला कि हम पहले ईरान से सस्ता तेल ले रहे थे और उसके बाद रशिया से डिस्काउंटेड लेवल्स पे ले रहे थे, लेकिन अगर कच्चे तेल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ऑफकोर्स वो डिस्काउंट भी यहाँ पर का गैप जो है वो यहाँ पर कम होता हुआ दिखेगा। आपको क्या लगता है कहाँ जा सकते हैं क्रूड प्राइसेस? एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है लास्ट 6 महीने में जो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वॉरेन बफे ने लगभग अपना स्टेक ऑक्सीडेंटल कंपनी है एक यूएस की जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है, उसमें लगभग 50% तक वो ले गए हैं, जो कि 10% था 6 महीने पहले। तो वॉरेन बफे भी एक कमोडिटी कंपनी, ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी में अगर इतना बड़ा निवेश कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऑयल में तो वो भी देख रहे होंगे। जो हमें भी अभी दिख रहा है कि रशिया, मुझे लगता है ये जो पूरा प्ले आउट होगा, ये रशिया का, इसका पूरा एडवांटेज यूएस को मिलता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है थोड़े लंबे समय तक क्रूड ऑयल के प्राइस या तो स्टेबल हो जाएंगे $80-70 पे, या तो थोड़े अपवर्ड वुंड में ही रहेंगे। ज्यादा मंदे के आसार दिखते नहीं है। उसमें काफी चीजों का सहयोग बैठ रहा है। एक तो वॉरेन बफे जैसे बड़े निवेशक ने लगभग 50% का स्टेक लिया एक ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी में, जो कि बहुत बड़ा कॉल है। कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म विजन रहा, कुछ देख रहे हैं, वो तभी हो रहा है वैसा। और मुझे लगता है ये जो पूरा रशिया यूक्रेन का वॉर सिनारियो है, ये रशिया के अगेंस्ट में प्ले आउट हो जाएगा एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक, और उसका फायदा पूरा यूएस को मिलता हुआ मुझे दिखता है। इसलिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस मुझे काफी स्टेबल जोन में लगते हैं, $70-80 के नजदीक में इन द लॉन्गर टर्म। ऑलराइट, बात अब यहाँ पर नेचुरल गैस की भी कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा इम्पैक्ट जो है वो गैस की तरफ से हम आता हुआ देखेंगे, जहाँ पर इस साल में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं। $10 ऊपर में और $3.5 नीचे में एक रेंज यहाँ पर बनी है नेचुरल गैस की इस साल के लिए। लेकिन कुणाल, फाइनल क्वार्टर इस साल के लिए क्या रेंज रह सकती है? आई थिंक नेचुरल गैस वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। अभी जो भी सब इवेंट्स चल रही है उसमें, पर एक चीज मैं भी कह सकता हूँ कि ये यूएस, ये जो रशिया का जो अभी नया स्टांस है वो बहुत बुलिश रहेगा नेचुरल गैस के लिए आगे जाके। यूएस गैस इज अ डिफरेंट स्टोरी, इट्स अ हेनरी अप कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ डिमांड सप्लाई ऑफ यूएस, एंड यूरोपियन गैस इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो यूरोपियन गैस स्टोरी स्टिल लुक्स वेरी ब्राइट एज फार एज कंपेयर टू व्हाट द यूएस स्टोरी इज, बट आगे जाके मुझे मौजूदा स्तरों से कोई ज्यादा लंबी गिरावट के आसार नजर नहीं आ रहा है। इवन दो ये जो फाइनेंशियल टाइटनिंग भी हो रहा है, तो इससे भी गैस को ज्यादा इंपैक्ट होने नहीं वाला है। सो मैं इसमें रेंज देखूंगा ऑन द डाउन साइड मैक्सिमम 575 580 और ऑन द अपसाइड अगेन 700 750। सो गैस में स्ट्रक्चरल व्यू अभी भी तेजी का ही है। कुणाल, जैसे आपने कहा कि विंटर्स हैं और आगे जाके मांग की किल्लत यहाँ पर बनने वाली है, और ये बहुत ज़्यादा शायद प्राइस सेंसिटिव कमोडिटी ना बने, अवेलेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अफोर्डेबिलिटी से भी ऑफ कोर्स दैट इज़ डिबेटेबल। लेकिन क्या क्या फैक्टर्स आप उसके अपार्ट भी वॉच करना चाहेंगे? क्या ये जो दिसंबर में यूरोपियन यूनियन की बात करी है, 5 दिसंबर से वहाँ पर कुछ सैंक्शंस की बात की जा रही है, हरिकेन सीजन में हम यहाँ पर हैं, विंटर डिमांड यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है, क्या कुछ फैक्टर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे देखने के लिए? देखिए, ऑयल में डिमांड डिस्ट्रक्शन जो हमने 2008 में देखा था, तकरीबन 3.5-4 मिलियन बैरल का डिमांड डिस्ट्रक्शन देखा था, और ऑयल $50 $60 का करेक्शन हमने देख लिया था। अभी फिलहाल ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है मार्केट्स में कि 3 से 4 मिलियन बैरल की डिमांड कम होने वाली है। सो वी आर गोइंग टू सी सम डाउनवर्ड रिवीजन इन डिमांड फ्रॉम यूएस, चाइना, सब जगह से। बट
जो सबसे बड़ा कैच है, अगर रशिया कह देता है यूरोप को कि मैं आपको ऑयल भी नहीं दूंगा, देन व्हाट विल हैपन? सो वेयर दैट एक्स्ट्रा ऑयल इज गोइंग टू कम फ्रॉम? सो ओपेक प्लस को ये लास्ट कोविड के टाइम में जो उन्होंने 7-7, 8-8 मिलियन बैरल का जो प्रोडक्शन कट किया था, तो उनको अभी समझ में आ गया है कि हमको ऑयल मार्केट कैसे बैलेंस करना है। तो $80 का बॉटम लग रहा है, $80 के नीचे ऑयल जाता हुआ अभी के डिमांड सप्लाई मेरिट पे नहीं लग रहा है। अभी भी ऑयल की मार्केट तकरीबन 8 लाख बैरल की डेफिसिट में चल रही है। सो आगे जाके ईरान का जब डील होगा तब सप्लाई आएगी और तब ऑयल थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। उसके पहले अगर ईरान का डील नहीं होता है तो $80 से ज्यादा ऑयल नीचे जाएगा, ऐसा मेरा व्यू बन रहा है। 80 के नीचे ऑयल नहीं जा पाएगा। ऑलराइट, तो चारों ही हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू काफ़ी क्लियर है यहाँ पर। जहाँ तक एनर्जी की बात है, चाहे कच्चा तेल हो या नेचुरल गैस, हम बॉटम के काफ़ी करीब हैं। आगे जाके कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मांग बहुत गिरेगी फिलहाल ऐसा नहीं लगता। फेड रेट हाई का बहुत बड़ा असर आएगा ऐसा भी नहीं लगता। तो यहाँ पर कुछ बाइंग पोजीशंस में आप काम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ इस शो में इतना ही समय है। धर्मेश, कुणाल, अभिषेक, रवि, आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत क्लैरिटी के साथ वहाँ पर अगले 3 महीने समझाने के लिए कि किस तरह से कमोडिटीज़ और करेंसीज़ की यहाँ पर चाल रह सकती है। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।